Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर डाइस है, उस डाइस चैप्टर को पढ़ेंगे, पासा को, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे आता ही है। और मेरे हिसाब से अगर मेरे सीरीज को अगर सारे को देख लिया जाए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस कंसेप्ट से बाहर चला जाएगा। इसलिए बच्चों, आप पूरे सीरीज को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, इस बात की 100% गारंटी है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके तक पहुंच जाए। और जो भी वीडियो देखे उसको अच्छे से समझे, पूरा देखे, पूरे सीरीज को देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज डाइस चैप्टर को, यानी पासा को। डाइस होता क्या है? ये टॉप है, यानी ये ऊपर का हिस्सा है। अगर ये फ्रंट है, जिसको आप सामने का कहते हैं, ये फ्रंट है यानी सामने का है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी दाहिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप है यानी ऊपर का है। ये क्या है? ऊपर का है। ठीक है, आइए हम पहले डाइस के टाइप को देखते हैं। पहला टाइप देखेंगे। पहला टाइप जो होता है वो यूनिवर्सल, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक डाइस होता है, यानी यूनिवर्सल, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक डाइस होता है। यानी आप हिंदी में बात किया जाए तो सार्वभौमिक और मानक, विशिष्ट पासा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर अपोजिट सरफेस का योग अगर 7 आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर अपोजिट सरफेस का सम अगर 7 ना आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि संलग्न यानी एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट सरफेस का योग अगर 7 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यानी आप दो तरीके से इसको कह सकते हैं कि यदि अपोजिट सरफेस का योग, अगर अपोजिट सरफेस का योग अगर 7 आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, और एडजेसेंट साइड का योग अगर 7 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तब तो 1 और 6 कितना होगा? 7 होगा। 2 का अपोजिट 5 होना चाहिए, तब तो दोनों का सम 7 होगा। और 3 और 4 का अपोजिट, 3 का अपोजिट कितना होना चाहिए? 4, तब तो उसका सम कितना होगा? 7 होगा। यानी सम ऑफ अपोजिट सरफेस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यानी अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और एडजेसेंट सरफेस
नॉट इक्वल टू 7 यानी सम ऑफ, यानी संलग्न सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है और कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो क्वेश्चन लिखेंगे आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है और कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो पहला है 5 2 1 4 6 1 2 4 6 2 3 4। इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है, यानी कौन सा मानक पासा है। तो हमने बताए हैं दो तरीका से, या तो अपोजिट सरफेस का योग 7 हो और एडजेसेंट फ्लक यानी एडजेसेंट सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसका तो योग 7 हो रहा है इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसका भी योग 7 हो रहा है इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसका भी 7 हो रहा है इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी 2 का अपोजिट 5 हो सकता है, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है और 4 का अपोजिट 3 हो सकता है, चूंकि उसके क्या है, इनविजिबल है, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, राइट डाउन। तो आप उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्डाइज समझ गए होंगे कि स्टैंडर्डाइज को पहचानेंगे कैसे, यानी सम ऑफ अपोजिट साइड, जिस अपोजिट साइड का योग यानी 7 आए इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज है। और या ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, एडजेसेंट सरफेस यानी बगल वाला, 2 बगल वाला डिजिट यानी सरफेस का योग यदि 7 आए तो वो नहीं होगा, अगर 7 ना आए तो वो स्टैंडर्डाइज होगा। राइट डाउन। अब हम रोटेट करना जानेंगे कि आखिर रोटेट कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए ये डाइस है, ठीक है, ये डाइस है, ये है 2, ये है 5, ये है 3, ठीक है, ये है 4, ये है 6, ये है 1। क्या आप बताएंगे कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड डाइस नहीं है क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस यानी बगल वाले संलग्न फलक का सम कितना हो गया? 7, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे तो जरा सा ध्यान देंगे। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, इससे अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो जरा सा देखेंगे क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और कंसेप्ट से सीखेंगे। रटने रटाए से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझ के बनाइए। अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं तो जो टॉप का है और जो बॉटम में है वो सेम रहेगा। यानी कोई भी डाइस को आप अगर इस तरीका से रोटेट करिए तो जो टॉप है 2 ही रहेगा, 4 नीचे है 4 ही रहेगा। लेकिन ये 5 जो है 3 के स्थान पे आएगा, 6 5 के स्थान पे आएगा, 3 1 के स्थान पे आएगा और 1 जो है 6 के स्थान पे आएगा। ठीक है, यानी एक बार आप रोटेट किए तो इस तरीका से डाइस बना। अब फिर अगर रोटेट करें, फिर से इसी तरीका से अगर रोटेट किया जाए, फिर से इसी तरीका से रोटेट किया जाए तो जरा सा समझेंगे। 5 यहां आएगा, एक बार रोटेट करेंगे, 3 की जगह पे 5 आएगा, 5 की जगह पे 6 आएगा, 6 की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा और ये 3 1 की जगह पे आएगा
और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से एक बार रोटेट करेंगे, फिर से अगर एक बार और रोटेट करेंगे, जरा सा ध्यान से समझेंगे, फिर से अगर रोटेट करेंगे तो 5 के स्थान पे 6 आएगा, 6 के स्थान पे एक बार रोटेट करेंगे 1 आएगा, 1 के स्थान पे 3 आएगा, और 3 के स्थान पे 5 आएगा, और 2 और 4 क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अभी तक हम कितना बार रोटेट किए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक बार और रोटेट करेंगे, यानी एक बार और रोटेट करेंगे, ठीक है। तो फिर 6 के स्थान पे 1 आएगा, 1 के स्थान पे 3 आएगा, 3 के स्थान पे 5 आएगा, और 5 के स्थान पे 6 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी 4 आएगा। हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी डाइस को अगर 4 बार रोटेट कर दिया जाए, 1 2 3 4, तो सेम वही डाइस आ जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी डाइस को अगर सेम 4 बार अगर रोटेट कर दिया जाए, 4 बार अगर रोटेट कर दिया जाए तो सेम आएगा, ठीक है। अगर 2 बार रोटेट किया जाए, तो 2 बार रोटेट किया जाए, 1 और 2, तो हम क्या देख रहे हैं, 1 और 6 क्या आप देख सकते हैं, नहीं, सिर्फ हम देख सकते हैं 2 5 3, चूंकि विजिबल है इसको हम देख सकते हैं। 1 6 4 हम इसको नहीं देख सकते हैं चूंकि इनविजिबल है। और अब बात करते हैं कि जब हम 2 बार रोटेट करते हैं तो 2 5 3 को हम देख सकते हैं, या उसका बात छोड़ दिया जाए, यानी 5 और 3 को देखते हैं, ठीक। और जब हम 2 बार रोटेट कर देते हैं तो 5 3 क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो जो इनविजिबल है, यानी जिसको हम नहीं देख सकते थे 1 और 6 को, उसको अब देख सकते हैं, और 5 और 3 को जिसको हम नहीं देख सकते थे उसको अब हम नहीं देख सकते थे। यानी वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या केस बनेगा, आइए हम 1 बाय 1 उस केस को विजुलाइज करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको बनाने का भी कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या है, जैसा ध्यान देंगे, अब इससे रिलेटेड जो केस है मेरा, केस को 1 बाय 1 देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 2 5 3 1 4 6। अगर इसको 2 बार, यानी 2 बार घुमाया जाए, 2 बार घुमाया जाए, ठीक है, इस तरीका से 2 बार अगर घुमा दिया जाए तो कौन सा विजिबल सरफेस विल बी, यानी विजिबल सरफेस कौन होगा, यानी किस अंक को हम देख सकते हैं, विजिबल सरफेस कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन है A B C D। पहला है 3 5 6 2 4 5 2 5 6, और नेक्स्ट है 2 1 और 6, ठीक है। तो सेम यही डाइस को लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 2 बार घुमाने के बाद हम देखते हैं कि 1 बार 2 बार घुमाने के बाद ये मेरा आया, ठीक है। इस डाइस में 2 1 6 को हम देख सकते हैं, और 4 3 5 को हम देख नहीं सकते हैं, यानी 2 1 6 विजिबल है, 3 4 5 विजिबल नहीं है। तो कहता है कि विजिबल सरफेस कौन कौन सा होगा, तो 2 5 6 ये विजिबल सरफेस होगा, और बाकी इनविजिबल होगा।
आप इसको अगर 2 बार रोटेट करेंगे, आप हर हालत में डाइस चैप्टर में रोटेटेड करना सीखिए, क्योंकि रोटेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप 2 बार रोटेट करेंगे तो ये आएगा, और इसके आने के बाद अभी तक 2 5 3 विजिबल था, लेकिन जब 2 बार रोटेट कर दिए तो 2 1 6 विजिबल है, बाकी इनविजिबल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था विजिबल सरफेस कौन कौन है, 2 5 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है फिर से, ये है 4 3 1 2 5 6, यानी इसको 2 बार घुमाना है, और घुमाने के बाद विजिबल कौन सा होगा, यानी किसको हम देख सकते हैं, और इनविजिबल कौन सा होगा, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, आपको बताना है। अगर हम एक बार रोटेट करें इस चीज को, यदि हम एक बार रोटेट करें तो 2 के स्थान, पहले तो 4 और 5 इस तरीका से रोटेट करेंगे। 4 और 5 सेम रहेगा, 2 के स्थान पे 1 आएगा, 1 के स्थान पे 3 आएगा, 3 के स्थान पे 6 आएगा, 6 के स्थान पे 2 आएगा। ये एक बार रोटेट किए। दूसरा बार अगर रोटेट करें, फिर 1 के स्थान पे 3 आएगा, 3 के स्थान पे 6 आएगा, 6 के स्थान पे 2 आएगा, और 2 के स्थान पे 1 आएगा, और 4 5 तो सेम रहेगा। यानी कौन कौन से सरफेस विजिबल है और कौन सा सरफेस विजिबल नहीं है, उसको हम देखते हैं। यानी कितना बार रोटेट किए हम, 2 बार रोटेट किए। ठीक है, तो विजिबल कौन कौन है और कौन कौन विजिबल नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 4 2 6 4 2 6 ये विजिबल है, और इनविजिबल जिसको देख नहीं सकते हैं 1 3 5, यानी 1 3 5 ये क्या है, इनविजिबल है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको अब इस तरीका से रोटेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, और ये 1 है। अब पहले हम ये बता दें कि ये जो डाइस दिए हैं, ये डाइस कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि 4 एडजेसेंट साइड 4 और 3 है, जिसका सम 7 है, और एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करना सीखेंगे। इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, यानी ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे रोटेट करें तो, अगर हम ऐसे रोटेट करें तो 2 और 6 अपने स्थान पे रहेगा, 2 और 6 अपने स्थान पे रहेगा। 3 की जगह पे कितना चला जाएगा, 4, 4 की जगह पे कितना जाएगा, 5, और 5 की जगह पे कितना आएगा, 3, और 5 की जगह पे 1 आएगा, और 1 की जगह पे कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है, फिर से अगर रोटेट करें ऐसे, जरा ध्यान देंगे, 2 और 6 सेम रहेगा, 4 के स्थान पे 5 जाएगा, 5 के स्थान पर 1 जाएगा, 1 के स्थान पर 3 जाएगा, 3 के स्थान पे 4 आएगा। ठीक है, अब इसको हम रोटेट कैसे कर दे, ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे रोटेट कर दे। ठीक है, और आप जैसे भी रोटेट कर दे डाइस वही रहेगा। यानी आप अगर ऐसे डाइस का रोटेट करते हैं तो टॉप और बटन सेम रहेगा। 4 के स्थान पे 6, 6 के स्थान पे 1, 1 के स्थान पे 2, और 2 के स्थान पे 4 आएगा। ठीक है, ये हमने 3 बार डाइस को रोटेट कर दिया। यानी 3 का अपोजिट कितना है, 3 का अपोजिट 5 है,
3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 1 है और 1 का अपोजिट 4 है। ठीक है, आप किसी भी डाइस से देखिए 3 का अपोजिट 5 ही आएगा, 2 का अपोजिट 6 ही आएगा, 4 का अपोजिट 1 ही आएगा। देखिए 5 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 4 है। डाइस को आप चाहे लेफ्ट रोटेट करें या राइट रोटेट करें या टॉप से बटम, बटम से टॉप, तो अपोजिट जो है सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा और डाइस भी सेम ही रहेगा। ठीक है, और इससे ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है? ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, 1 है, 6 है और ये 5 है, 2 है, ये 1 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा इस क्वेश्चन में, यानी अपोजिट ऑफ 6 पूछा जाए तो 6 का विपरीत क्या आएगा, तो आप बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो इस क्वेश्चन में देखिए हम कैसे बताएंगे कि 6 का अपोजिट कौन है। जो 6 का बगल में होगा, यानी जो 6 के बगल में होगा वो कभी 6 का अपोजिट नहीं होगा। यानी 6 का बगल में जो होगा, 6 के बगल में जो होगा वो कभी भी 6 का अपोजिट नहीं होगा, 6 का अपोजिट नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं कि 6 के एडजेसेंट में कौन कौन है। 6 के बगल में, 6 के बगल में 4 है, 6 के बगल में 3 है, ये कभी अपोजिट हो नहीं सकता है, ये कभी अपोजिट हो नहीं सकता है। 6 के बगल में 5 है, ये भी कभी अपोजिट हो नहीं सकता है। 6 के बगल में 1 है, ये भी कभी अपोजिट हो नहीं सकता है। अब बच कौन गया? एक बच गया। 6 के बगल में 1 है, 6 के बगल में 4 है, 6 के बगल में 5 है, 6 के बगल में 4 है, 6 के बगल में 3 है, बच गया 2। यानी आप कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट कितना है? 2 है। यानी 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाए तो जो 5 के बगल में होगा वो कभी अपोजिट होगा नहीं। 5 के बगल में कौन है? 4, ये भी अपोजिट नहीं होगा। 5 के बगल में 6 है, ये भी कभी अपोजिट नहीं होगा। 5 के बगल में 1 है, ये भी कभी अपोजिट नहीं होगा। 5 के बगल में 2 है, ये भी कभी अपोजिट नहीं होगा। तो आखिर अपोजिट होगा कौन? 3। यानी 5 का अपोजिट कितना होगा? 3। आइए यहां से देखते हैं 6 का अपोजिट कितना है? 2, 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट, और बच कौन गया? 4। इसका मतलब 4 का अपोजिट कितना होगा? 1 होगा। आप डाइस को कितना बार भी रोटेट क्यों ना कर दे, अपोजिट सेम रहेगा, कभी भी अपोजिट में बदलाव नहीं आएगा। चाहे आप एक बार रोटेट कर दे, चाहे आप 1000 बार रोटेट कर दे, जो अपोजिट रहेगा वही अपोजिट आएगा। ठीक है, राइट डाउन। अब हम केस 2 देखते हैं। ठीक है, तो केस 2 क्या है? ये आपका है 3, 4, 6, ये है 5, 1, 6। अब इसमें आपको बताना है कि 6 का अपोजिट क्या है, यानी अपोजिट ऑफ 6 बताना है। यानी अपोजिट ऑफ क्या बताना है? 6 बताना है। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि इफ वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह क्या हो? कॉमन हो। जैसे 6 है, 6 है, तो जहां से कॉमन है उसको क्लॉक वाइज क्या करते हैं? घुमा देते हैं इस तरीका से। तो 6 है, 6 का क्लॉक कितना है? 4 है, 4 का क्लॉक कितना है? 3 है, इसमें 6 है, 6 के नीचे 6 रखेंगे। फिर 6 का क्लॉक क्या है? 1 है, फिर 1 का क्लॉक क्या है? 5 है। इसका मतलब है 3 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट
1 है, तो जो अंक बच गया यानी 3, 5, 4, 1, तो 6 का अपोजिट कितना होगा? 2 होगा, यानी 6 का अपोजिट 2 होगा। आप फिर से देख सकते हैं कि 3 का अपोजिट कितना है? 5 है। 4 का अपोजिट 1 है, तो 2 का अपोजिट कितना होगा? 6 होगा। 6 का अपोजिट कितना होगा? 2 है। सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। केस 3 देखते हैं। इफ टू सरफेस आर कॉमन, कहता है अगर दो सरफेस, दो सतह कॉमन हो तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं दो सतह का। ये कितना है? 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 5 है, और ये 5 है, और ये 4 है, और ये आपका क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4, 5, 4, 5। इसका मतलब है 6 का अपोजिट कितना है? 3 है। तो 6 का अपोजिट कितना है? 3 है। ठीक है, तो टू सरफेस आर कॉमन। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, थ्री है, 4 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, अब दो सतह क्या है? कॉमन है, 4, 6 और 4, 6, यानी 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, दो सतह जब कॉमन होगा, जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए, ये तो अपोजिट ऑफ 3 आप बता देंगे, अपोजिट ऑफ 3 बता देंगे कि जो बच जाएगा वो आपका 3 का अपोजिट होगा, लेकिन 4 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा? तो आइए देखते हैं। जो 4 के बगल में है वो कभी अपोजिट होगा नहीं। 4 के बगल में है जो अपोजिट होगा नहीं, 4 के बगल में है वो अपोजिट होगा नहीं। अब बच कौन गया? 1 और 2। या तो 4 के अपोजिट 1 होगा, या तो 4 के अपोजिट 2 हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन की बात किया जाए, इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन 2 दे, 3 दे, 5 दे, 6 दे, यानी ये 4 ऑप्शन दे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो 2 होगा। ठीक है, या ऑप्शन दे 2, 1, 3, 1, 2, इसमें अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चूंकि वो 2 हो नहीं सकता है, चूंकि 1 भी है, तो इसमें क्यों टिक मारेंगे, इसमें क्यों नहीं टिक मारेंगे? चूंकि ऑप्शन तो एक ही होगा। एसएससी तो आपको एक ऑप्शन देगा, या तो आप ए मारिए, बी मारिए। तो अगर आप 2 में मारते हैं तो 1 में क्यों नहीं मार सकते हैं? तो इसलिए 1, 2 मारेंगे। अगर ऑप्शन में हो 2, 1, 3 और आंकड़ा अपर्याप्त, और आंकड़ा अपर्याप्त, अगर आंकड़ा अपर्याप्त हो तो आप आंकड़ा अपर्याप्त में मारेंगे, क्योंकि ना ही या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो आप 2 में नहीं मार सकते हैं, ना ही 1 में मार सकते हैं, तो क्या मारेंगे? आंकड़ा अपर्याप्त है। यदि ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 अगर ऐसा हो तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2, 1, 3 नन ऑफ दीज हो, तो आप मारेंगे नन ऑफ दीज में, चूंकि 2 में मार नहीं सकते हैं, 1 में मार ही नहीं सकते हैं, और 3 तो होगा ही नहीं, इसलिए क्या मारेंगे?